हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपी पीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हम लोग यूपी की भूगर्भिक संरचना से पहले से ही अवगत हैं, यानी हम लोग ये जानते हैं यूपी का जो भूखंड है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किन शैलों से हुआ है, ये बात आप लोग जानते हैं। हम लोगों ने यूपी का भौतिक विभाजन भी पढ़ा था और उस आधार पर यूपी को 3 प्रदेशों में डिवाइड किया गया है: भाबर और तराई प्रदेश, मैदानी भाग और पठारी भाग। इन तीनों प्रदेशों की जो मृदाएं हैं इनमें भी अंतर देखने को मिलता है। मिट्टी क्या होती है? मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल और वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं और विभिन्न जगह की मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अलावा समय के साथ साथ किसी एक स्थान की मृदा में भी इन पदार्थों के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने देखा है पश्चिमी यूपी में अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो मृदाएं हैं वो क्षारीय हो गई हैं। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है और इसका एक आधार भूमि की बनावट भी है। अब हम यहाँ पर इन तीनों प्रदेशों के बारे में जानेंगे, उन तीनों प्रदेशों में किस किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदाओं से होगी। प्रदेश का जो उत्तरी वाला रीजन है अर्थात सहारनपुर और उसके आसपास का जो रीजन है, तो ये भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित है जो कि काफ़ी छिछली होती है। भाबर प्रदेश के बारे में मैंने आपको कल ही बताया है और आप लोग जानते हैं भाबर वही प्रदेश है जहाँ पर नदियाँ सबसे पहले एंटर करती हैं। तो नदियाँ जो अपने साथ भारी भरकम चट्टानें या पत्थर लेकर आती हैं तो उन पत्थरों को, उन चट्टानों को इसी प्रदेश में निक्षेपित करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रदेश ककरीला पथरीला देखने को मिलेगा। इस प्रदेश में नदियाँ जो हैं इन कंकड़ों पत्थरों के नीचे से होकर बहती हैं, यानी इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं कि ये नदियाँ जो होती हैं उनके ऊपर नहीं आ पाती हैं, इनके नीचे नीचे से होकर बहती हैं, जो कि आपको दूर से देखने पर दिखाई भी नहीं देती हैं। तो ये यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर भाबर प्रदेश वही प्रदेश है जहाँ पर नदी सबसे पहले एंटर करती है और नदी का वेग इस प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रचंड होता है। प्रचंड वेग होने की वजह से यहाँ पर निक्षेपण का कार्य भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर मिट्टी की जो परत होती है वो काफ़ी छिछली होती है। ये पूरा क्षेत्र जो है कंकड़ों पत्थरों से भरा हुआ होता है और इस वजह से यहाँ पर कृषि कार्य करना असंभव है। यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं जो कि स्वतः ही उगाते हैं। अब बात कर लेते हैं तराई क्षेत्र की। तो तराई क्षेत्र जो है ये महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है ये समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है, यानी इसमें उपजाऊपन सबसे ज़्यादा होता है। आपके तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है इसमें गन्ना और धान की पैदावार बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि ये दोनों ही फसलें, इन फसलों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गन्ना और धान की खेती सबसे ज़्यादा तराई प्रदेश में की जाती है। मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। आप लोग मैदानी भाग के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जो मैदान है आपका ये प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक नदियों के अवसादों के निक्षेप का परिणाम है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने इस गर्त को भरा है और इस गर्त को भरने की वजह से ये मैदान निर्मित हुआ है। आज भी ये नदियाँ जो हैं लगातार अवसादों का निक्षेपण इस मैदानी भाग में कर रही हैं और इस मैदान का आज भी निर्माण कर रही हैं। इस मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ या कद्दारी या भात मृदा कहा जाता है, जो कि काम मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित है। यहाँ पर जो मिट्टी की परत है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, क्योंकि प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक नदियाँ यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं। इस वजह से यहाँ पर मिट्टी की जो परत है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है और ये पूर्ण विकसित अवस्था में है। यहाँ की जो मैदानी भाग की मृदाएं हैं इनमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का इसमें अभाव पाया जाता है। इस मैदान के लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, खादर और बांगर में। तो खादर को कछारीय या नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं और बांगर को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश में यानी मैदानी भाग में आपको कुछ अन्य मृदाएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे लवड़ी मृदा है, क्षारीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, भूड़ मृदा है, काली मृदाएं भी इस मैदानी भाग में आपको देखने को मिलेंगी। तो 1 बाय 1 करके इन मृदाओं को हम देख लेते हैं, किस किस मृदा में क्या क्या विशेषताएं हैं और किस क्षेत्र में ये मृदा
पाई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खादर मृदा। तो खादर मृदा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये नवीन जलोढ़ मृदा है। ये प्रतिवर्ष जो नदियों के द्वारा बाढ़ आती है उस बाढ़ से ये मृदा निक्षेपित होती है। जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ये वाली जो मृदा है ये हल्के भूरे रंग की, छिद्रयुक्त, महीन कणों वाली और बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली की क्षमता इसमें होती है। यही कारण है कि ये मृदा जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम इन तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। खादर की जो मिट्टी है इसमें बांगर की तुलना में कम परतें पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो खादर वाली मृदा है इसमें बांगर की तुलना में कम परतें होती हैं, लेकिन फिर भी इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये नवीन है, हर साल नदियों के द्वारा निक्षेपित होती है, यानी नवीन मृदा होती है और इस वजह से यहाँ पर उपजाऊपन इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब आपकी है बांगर मृदा। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है तो वहां की जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। देखिए इसे उपहार मृदा, दोमट मृदा, मटियार, बलुई दोमट या मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर इसका उपहार मृदा नाम है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है किस मिट्टी को उपहार मृदा कहते हैं। तो ये विशिष्ट नाम वगैरह हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि खास करके यूपी के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इस मृदा क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वो काफी ज्यादा परिपक्व हैं क्योंकि इनका काफी लंबे समय पहले निक्षेपण हुआ है, तो इस वजह से काफी परिपक्व अवस्था में है और इनकी जो परतें भी हैं वो काफी ज्यादा गहरी हैं। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। इन लंबे समय तक खेती करने की वजह से, कृषि क्रियाकलाप करने की वजह से इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और अब इस क्षेत्र की मृदाओं में अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत पड़ती है। सघन कृषि की वजह से इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। अब है आपकी लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं। देखिए ये मृदाएं तब निर्मित होती हैं जब किसी प्रदेश में लंबे समय तक जल भराव रहता है या फिर किसी क्षेत्र के जो किसान हैं वो लंबे समय तक या बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो ऐसे में वहाँ की मृदाएं लवणीय और क्षारीय हो जाती हैं। अत्यधिक सिंचाई करने से जो केस्का क्रिया होती है, आपने केस्का क्रिया फिजिक्स में पढ़ी होगी। केस्का क्रिया की वजह से जमीन के निचले स्तरों में जो लवण वगैरह होते हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, केस्का क्रिया के माध्यम से ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। देखिए केस्का क्रिया को मैं सरल शब्दों में एक एग्जाम्पल और दे देता हूं जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जो आपकी लालटेन होती है, लालटेन की जो बत्ती होती है उस बत्ती में जो ऊपर की तरफ तेल चढ़ता है वो केस्का क्रिया के माध्यम से ही तेल चढ़ता है। तो उसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से आपकी मिट्टी में तमाम केस्काएं बन जाती हैं, लाखों केस्काएं तैयार हो जाती हैं और वो केस्काएं जो होती हैं वो नीचे के लवणों को ऊपर की ओर ले आती हैं। तो इस वजह से आपकी जो ऊपर की भूमि है वो लवणी और क्षारीय हो जाती है। तो प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने की वजह से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। लवणी और क्षारीय मिट्टी वाली जो भूमि होती है उसको ऊसर कहा जाता है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। ऊसर भूमि को रेह भूमि, बंजर भूमि या फिर कल्लर भूमि जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऊसर भूमि दो प्रकार की होती है, लवणीय ऊसर और क्षारीय ऊसर। तो लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि के ऊपरी सतह पर सफेद परत के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी जहां पर लवणीय ऊसर भूमि होगी तो वहां की परत जो होगी मिट्टी की वो सफेद टाइप होगी और इसका पीएच मान जो होगा वो 8.5 से कम होगा। वहीं जो आपकी क्षारीय ऊसर भूमि होती है तो ये जो है इसका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिलता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि में किसका विस्तार ज्यादा है, लवणी का ज्यादा है या क्षारीय का ज्यादा है, तो आपके यूपी में क्षारीय ऊसर भूमि का विस्तार ज्यादा है और इसकी सतह जो होती है वो सोडियम लवणों के कारण इसका रंग काला हो जाता है। यानी कि जो क्षारीय ऊसर भूमि होती है वो ऊपर से देखने में काली टाइप होती है, वहीं जो लवणी ऊसर भूमि होती है वो ऊपर से देखने पर, दूर से देखने में वो सफेद टाइप लगती है। अंतर यहाँ पर यह है कि इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है और इसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। और एक फैक्ट यहाँ पर यही है कि सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में कौन सी भूमि पाई जाती है, वो है क्षारीय भूमि।
यानी आपके अगर ऊसर भूमि की बात करें तो आपके यूपी में ऊसर भूमि में क्षारीय भूमि ज़्यादा पाई जाती है। अब है आपकी मरुस्थलीय मृदा। देखिए ये मृदा जो है शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा आ जाता है। यहाँ पर आपका ये वाला रीजन मथुरा वाला रीजन है, ये वाला आगरा वाला रीजन है, और इसी के ऊपर लगा हुआ रीजन जो है आपका ये अलीगढ़ वाला रीजन है। तो इन रीजन में ये वाली मिट्टी पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, खास करके मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। शुष्कता और भीषण ताप की वजह से चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणत हो जाती हैं, और इसमें जो लवण और फास्फोरस होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है। वहीं जीवांश पदार्थ की मात्रा और नाइट्रोजन का इसमें अभाव पाया जाता है। सिंचाई के द्वारा यहाँ पर कुछ मोटे अनाजों की खेती यहाँ पर की जाती है, क्योंकि मोटे अनाजों के लिए बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता या बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस वजह से इस क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अब अगली मृदा आ जाती है आपकी भूड़ मृदा। तो भूड़ मृदा कहाँ पे विकसित होती है? गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे जो टीले होते हैं उनको भूड़ कहा जाता है। तो ये जो भूड़ है, भूड़ मिट्टी हल्की दोमट बलुई जैसी होती है। अब है आपकी काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जो है आपके प्रदेश के जो कुछ पश्चिमी जिले हैं, कुछ वहां पर, और बुंदेलखंड वाले रीजन में कहीं कहीं पर काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या फिर कपासी मृदा भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे पठारी भाग की, दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं उनको देखेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं जो आपका प्रदेश का दक्षिणी भाग है अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसमें भी आर्कियन और बिंद क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का यहाँ पर बाहुल्य है, और इस क्षेत्र में आपको ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगापार, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र को, यानी यहाँ की जो मृदा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी बोला जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो इस प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है उसको बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है। लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ यहाँ पर कई अन्य मिट्टियां भी आपको देखने को मिलती हैं, यानी सम्मिलित रूप से तो इस पूरे प्रदेश को बुंदेलखंडी मिट्टी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ मिट्टियां यहाँ पर और भी पाई जाती हैं, जैसे लाल मृदा है, परवा या पड़वा मृदा है, मार या माड़ है, राकर या राकड़ मृदा है, और भोंटा है। ये मिट्टियां भी पाई जाती है, तो इनको भी देख लेते हैं। लाल मृदा की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो लाल मृदा है ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। इसका जो निर्माण है बालू में लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, यानी इस रीजन में ये मिट्टी वही वाली पाई जाती है, इस वाले रीजन में। तो ये जो आपकी बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं इनके टूटने से इसका निर्माण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैस और जैव तत्वों की कमी होती है, वहीं लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। देखिए कहीं भी आप याद रखना, जहां कहीं भी लाल मिट्टी होगी उसमें लौह अंश अवश्य पाया जाएगा, क्योंकि लाल रंग जो है वो लौह अंश की वजह से ही आता है। इस मृदा वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है, यानी जो ये लाल मृदा वाला क्षेत्र है यहाँ पर दलहनी और तिलहनी जो फसलें होती हैं इनकी खेती की जाती है। अब आपकी आ जाती है परवा या पड़वा मृदा। तो ये जो मिट्टी है आपकी, ये आपके हमीरपुर, जालौन और यमुना के जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें ये मिट्टी पाई जाती है, यानी ये आपका जालौन रीजन है और ये इसके नीचे वाला ये वाला हमीरपुर रीजन है, यानी यहाँ पर आपकी यमुना यहाँ से जा रही है इससे निकल के, तो इस क्षेत्र में ये खास करके बीहड़ वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा है और इसमें जैविक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में ज्वार यानी खरीफ और चना यानी रबी की जो फसल है ये उगाई जाती है, इसमें यानी ज्वार और चना की फसल यहाँ पर इसमें उगाई जाती है। अब अगली मृदा आपकी जो है मार या माड़ मृदा है। यह मृतिका मृदा है। मृतिका का मतलब होता है कि महीन जो बारीक मृदा होती है उसको मृतिका बोला जाता है। इसका रंग काला या रेगुर मृदा के समान चिकना और काला होता है। इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें जल जो है बहुत कम मात्रा में होता है। अगर जल इसमें मिल जाता है तो ये मृदा काली मिट्टी के समान, गोंद के समान काफी ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में कृषि कार्य करना बहुत कठिन होता है, इसलिए अल्प अवधि वाली कुछ फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ये जो मिट्टी है आपकी खास करके प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है। अब आपकी आ जाती है राकर या राकड़ मृदा। तो ये जो मिट्टी है आपकी ये लाल भूरे रंग की दानेदार है और ये सामान्यतः जो ढाल हैं यानी जो आपके पठारकों के ढाल हैं तो उन ढालों पर ये मिट्टी पाई जाती है।
मोटी राकर और पतली राकर के रूप में इसके दो वर्ग डिवाइड किए गए हैं। आपकी जो राकर मृदा है इसमें भी जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। सामान्यतः इस मृदा में तिल जो है खरीफ की फसल है और चना जो है रबी की फसल है, तो इसकी खेती इसमें की जाती है। आगे है भोंटा मृदा। तो इनका निर्माण भी बिंद श्रेणी की जो चट्टान है इनके टूटने फूटने से हुआ है और रंग में ये मृदा जो है कुछ कुछ लालमा लिए होती है और इन चट्टानीकरणों के साथ साथ हल्की दोमट का मिश्रण अगर इसमें हो जाए तो इस मिट्टी में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। तो ये आपकी होगी भोंटा मृदा। हमने प्रदेश की तीनों भागों की जो मिट्टियां हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर प्रदेश में मृदा अपरदन को जानेंगे कि प्रदेश के किन किन भागों में मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है और किन किन कारकों की वजह से होता है। जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के दो प्रमुख प्रकार हैं, जलीय अपरदन और वायु अपरदन। इनमें से उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन जो है ये ज़्यादा होता है। जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रभाव है। यानी यूपी का समूचा भूभाग जो है जलीय अपरदन की वजह से यहाँ पर मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि वायु अपरदन जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही होता है। अब जलीय अपरदन को देखेंगे। जलीय मृदा अपरदन के कई रूप हैं, जैसे अपस्फरण, परत अपरदन, क्षुद्र अपरदन, अवनलिका क्षरण, भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण। तो ये कुछ इसके रूप हैं। इसमें परत अपरदन जो है ये सबसे फेमस है। परत अपरदन में क्या होता है, जब मिट्टी की ऊपरी परत का विनाश हो जाता है उसको परत अपरदन कहते हैं। अत्यधिक कृषि कार्यों या अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो ऊपर की मिट्टी की परत होती है बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी होने की वजह से वो परत जो है हल्की सी तेज हवा में या तेज बारिश में आसानी से नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ ये जब परत नष्ट हो जाती है तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी समाप्त हो जाता है। तो परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है और इसे किसान समझ नहीं पाता है और खेत की उर्वरता लगातार कम होती जाती है, इसलिए इसे किसान की मौत भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है तो आप बता देंगे कि परत अपरदन को किसान की मौत भी कहा जाता है। क्षुद्र सरिता क्षरण। तो क्षुद्र सरिता क्षरण जो है ये थोड़ी ढालदार जो खेत होते हैं इनमें होता है और इसमें पतली पतली नालियों के रूप में दिखाई देता है। जो अवनलिका क्षरण है वो इसी का थोड़ा विस्तृत रूप है। तो अवनलिका क्षरण जो है थोड़ी या अधिक ढाल पर खेतों में होता है और ये अवनलिकाएं जो होती हैं वो या यू, वी या सुरंग के आकार की होती हैं और ये क्षुद्र क्षरण की तुलना में काफ़ी बड़ी होती हैं। प्रदेश का जो यमुना और चंबल वाला क्षेत्र है, खास करके इटावा रीजन वाला जो क्षेत्र है, यानी जो आपका इटावा वाला ई वाला जो क्षेत्र है, तो ये अवनलिका क्षरण की वजह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु अपरदन। प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। गर्मी के महीनों में जो आपकी लू चलती है, लू क्यों चलती है ये मैंने आपको बताया था कि गर्मी के दिनों में जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है आपके प्रदेश में गंगा के मैदान में एक LPZ यानी लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और इस निम्न अवदाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ती हैं। इन हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं जब तीव्र गति से चलती हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत को भी ये उड़ा ले जाती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि को प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है। यानी लगभग 3200 एकड़ कृषि भूमि जो है हर साल इसका विनाश हो रहा है। कहाँ पर? आपके दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यानी इस वाले रीजन का। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन का मतलब ये मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, ये जो रीजन है, हाथरस वगैरह, अलीगढ़ वाला रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये प्रदेश का आगरा, मथुरा, इटावा आदि जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा आपके इस वायु अपरदन से प्रभावित हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।